आज से एक नया वीडियो लेक्चर सुनने को हो जा रही है। इसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत ही क्यों पड़ा, क्या कारण था कि एक नया ब्रांच को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए हम लोग 19th सेंचुरी में आते हैं। कहाँ? 19th सेंचुरी में। तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। इन 19th सेंचुरी में जो फिजिक्स का ब्रांच था ना, फिजिक्स 3 पार्ट में बटा हुआ था। तो फिजिक्स का 3 ब्रांच था। कौन कौन सा ब्रांच था देखेंगे। फिजिक्स का 3 ब्रांच था। पहला ब्रांच था जो कि फिजिक्स का, तो क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा था थर्मोडायनेमिक्स। क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। और जो तीसरा था वो था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या था? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो, पहला तो हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा हो गया थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा हो गया थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहला क्वेश्चन है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? वी स्टडी, आप लिखेंगे वी स्टडी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं? बॉडी के मोशन को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पे। तो जो अर्थ है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो वो सब चीज़ जो डील करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो डील करते हैं, जो जिसको विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, उसमें जो उसका डायनेमिक्स होता है, उसका जो मोशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई बाइक चल रहा है तो उस बाइक का वेलोसिटी कितना होगा, उस बाइक का एक्सेलरेशन क्या होगा, उस बाइक पे कितना टॉर्क लग रहा है, कितना मोमेंटम है, उसका फोर्स कितना लग रहा है, वो सब जो भी हम लोग डील करते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं। किसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट का जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ न्यूटन को जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि देखो, क्लासिकल मैकेनिक को डेवलप करने में सब बहुत लोग का हाथ था। इसमें गैलीलियो हो गए और भी थे, केपलर्स। लेकिन कारण यह था कि क्लासिकल मैकेनिक्स को डेवलपमेंट में सिर्फ न्यूटन को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया था। जैसे फोर्स F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बताने का तो क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पहले ही आ गया था, गैलीलियो ने बताया था। लेकिन इसको मैथमेटिकली कौन इंट्रोड्यूस किया? तो मैथमेटिकली सिर्फ न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। इसलिए इसका डेवलपमेंट में, क्लासिकल मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किसको क्रेडिट जाता है? न्यूटन को। किसको? न्यूटन को जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करते हैं? हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच में। क्या करते हैं? रिलेशन established between mechanical work and heat। मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच में क्या करते हैं? इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। बेसिकली ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ना, ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसमें पहले एक्सपेरिमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट उसके बाद क्या करता है? उसको स्टडी किया जाता है और उसके बाद उस पर डिफरेंट लॉ दिया जाता है। तो इसके डेवलपमेंट में किसी एक इंट्रोडक्शन नहीं है, मतलब एक का कोई हाथ नहीं है, कोई एक साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था या इसको डेवलप किया था। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंल व्यू था जिसमें इसको थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप किया। इसमें जो मेरे को थोड़ा बहुत याद है वो एक जूल नाम जो याद है जिसको क्रेडिट जाता है डेवलपमेंट। सेकेंड कार्नोट, स्पेलिंग लिख लेना, कार्नोट। थर्ड थॉमसन और ETC और भी है। तो मेरे को तो थ्री याद है जिसमें कि जोल हो गया, कार्नोट हो गया, थॉमसन हो गया, जिन्होंने इसको डेवलप करने में क्या किया, इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई गैस है तो उसका प्रेशर कितना होगा, उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, उसका कितना टेम्परेचर होगा। तो ये सब जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है जिससे डील करते हैं, जो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज हो गया, उसमें क्या करते हैं, सब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब जो चीज होता है ना, उसको क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। थर्ड में आते हैं, थर्ड है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या करते हैं ना, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या करेगा? रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है? रेडिएशन, यानी कि वो एनर्जी को इमिट करता है, रेडिएट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें करते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल
प्रोड्यूस क्या, रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो ये था तुम्हारा थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक वेव। अब इसमें इसका क्रेडिट सिर्फ एक को जाता है जिनका नाम है मैक्सवेल सर ने इसको खुद से क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें पूरा क्रेडिट किनको जाता है, सिर्फ मैक्सवेल को जाता है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंट्रोड्यूस करने में, मतलब इसका डेवलपमेंट में। तो ये तो 19th सेंचुरी का बात है कि 19th सेंचुरी में ये था ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और 19th सेंचुरी में ये मान लिया गया था कि जो भी नेचर में फिनोमिना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको हम ये 3 ब्रांच ऑफ फिजिक्स के हेल्प से मतलब हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ भी हो रहा होगा उसको बस ये 3 ब्रांच ऑफ फिजिक्स से हम एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हम 20th सेंचुरी में इन किए, कहाँ किए, 20th सेंचुरी में, जैसे ही 20th सेंचुरी में इन किए तो क्या हुआ, स्टार्ट डेवलपमेंट। क्या शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ। और डेवलपमेंट शुरू होने के कारण क्या हुआ कि क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ न्यू इक्विपमेंट्स जो भी है, न्यू इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ। इसके कारण क्या होना कि अब हम लोग पास जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था ना, उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते थे। मतलब जितना प्रिसाइजली एक्यूरेटली मतलब हम एक्सपेरिमेंट को मेजर कर सकते थे। तो उसमें क्या हुआ, जब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को जब हम एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे कि कोई मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, ठीक है ना, उसको क्या करो, फेंक रहे हो। जैसे नीचे फेंकोगे ऊपर आएगा, फिर फेंको नीचे ऊपर आएगा। तो तुमको क्या पता, अगर मान लो कि तुमको यह पता नहीं है कि बॉल क्यों ऊपर आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, जो नॉन थ्योरी है तुम्हारे पास उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस करना चाहोगे। लेकिन क्या हुआ, जब उसको हम एक्सप्लेन करना चाहे ये 3 ब्रांच ऑफ फिजिक्स से, तो यहाँ बवाल हुआ। क्या हुआ, वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। जो मेरे को एक्सपेरिमेंटल डाटा मिल रहा था ना, उसको क्या कर रहा था, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उससे रिजल्ट मैच नहीं कर पा रहा था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उस टाइम 20th सेंचुरी में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसके पीछे 2 मेजर प्रॉब्लम था, ऐसे होने के पीछे 2 मेजर प्रॉब्लम था। तो वो 2 मेजर प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो 2 मेजर प्रॉब्लम था, पहले लिखेंगे कि व्हाट वाज द 2 मेजर प्रॉब्लम। तो देखो इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, इसको इरेज करते हैं, उसको लिखते हैं कि 2 मेजर प्रॉब्लम था। वो क्या क्या 2 मेजर प्रॉब्लम था, जो 2 मेजर प्रॉब्लम था। देखो पहला प्रॉब्लम कि क्लासिकल मैकेनिक्स could not explain the phenomena which take place at very high speed, or we can say very high velocity। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो तो वेरी हाई वेलोसिटी मतलब कितना, वेरी हाई वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, वेलोसिटी दैट इज v कंपेरेबल टू c, मतलब जो चीज स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच करने लगे, मतलब स्पीड लाइट से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है। तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल तो है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसके कंपेरेबल तो है। तो अगर जहाँ पे भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस फिनोमेना को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब जो एक्सपेरिमेंट से डाटा आ रहा था और जो हम थ्योरी से प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, जो मैच कर रहे थे, तो मैच ही नहीं हो रहा था। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये था फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम। दूसरा मेजर प्रॉब्लम था वो था कि यहाँ पे लिखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स does not work in, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है, इन क्वांटम वर्ल्ड, और भी कैसे माइक्रोस्कोपी वर्ल्ड। मतलब
क्लासिकल मैकेनिक्स उस फिनोमिना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था जो कि क्वांटम यानी कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक बोलने का मतलब जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो फिनोमिना जिसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, जो कि क्वांटम वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 19th सेंचुरी में हम लोग क्या कर रहे थे, 19th सेंचुरी में हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से डील कर रहे थे, तो थर्मोडायनेमिक्स में 1 मोल, 1 मोल गैस से डील कर रहे थे। तो 1 मोल गैस दिया, उसको हीट करो, उसका टेम्परेचर निकालो, उसका प्रेशर वॉल्यूम निकालो। और 1 मोल गैस अप्रोक्सीमेट होता है 10 to the power 23 एटम के बराबर। कितना? 10 to the power 23 एटम के बराबर होता है। तो हम लोग क्या किए, जैसे ही 19th सेंचुरी में आए तो क्या किए कि हम अब ग्रुप ऑफ एटम को डील नहीं करना चाह रहे थे। हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक एटम को उठाएं, मान लो एक एटम को उठाएं और उस एक एटम पे हम अपना स्टडी करें, एक एटम के बारे में कुछ पता करें। तो जैसे हम एक एटम के बारे में पढ़ने की कोशिश की तो क्या प्रॉब्लम होगा कि जैसे हम एक एटम के बारे में पढ़ने को गए तो देखें कि जो मेरा एक्सपेरिमेंटल डाटा था वो मेरा थ्योरेटिकल जो कि क्लासिकली उस टाइम जो एक्सप्लेन करना चाहते थे उससे मैच नहीं हो रहा था। उससे क्या होता, मैच ही नहीं हो रहा था। जो डेटा मेरा आ रहा था उससे मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो जो इस टाइप का प्रॉब्लम था, उसमें जो प्रॉब्लम था वो देखो, पहला प्रॉब्लम था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब हम लोग पढ़ चुके होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब कि समझा नहीं पा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या जानते हैं कि उसके अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा या तो मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। तो अगर ये रेडिएशन इमिट करेगा तो एक समय के बाद क्या पूरा एनर्जी को लॉस कर देगा। जब पूरा एनर्जी को लॉस कर देगा तो फाइनली क्या कर देगा, यहाँ पे फॉल कर जाएगा। और फाइनली फॉल कर जाएगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। और एटम कोलैप्स मतलब मैटर कोलैप्स है, मैटर कोलैप्स मतलब हम लोग खत्म। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग तो हैं, तो गलत है। तो ये गलत है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया, क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग नहीं समझा पाए। तो पहला प्रॉब्लम तो यही हुआ, यहाँ क्रिएट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझा नहीं पा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब उसके क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पा रहे थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोले का मतलब ये हुआ कि जैसे लाइमन बार्बर क्वेश्चन ब्रेक एंड फंड, ये जो सीरीज है तो किस तरह का सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है। क्या है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं क्लासिकली एनर्जी तो कंटिन्यूस होता है, जो वेव होता है वो कंटिन्यूस एनर्जी को लेकर प्रोपोगेट करता है। क्या तो उसके पर एनर्जी कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है। पर जो रिजल्ट आ रहा था तो कंटिन्यूस आ रहा था। क्या होता था कि डिस्क्रीट अमाउंट में था एनर्जी एक्चुअली क्लासिकली कंटिन्यूस होता है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा प्रॉब्लम, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के स्टेबलाइजेशन में काम किया वो था BBR, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन 19th सेंचुरी का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक था, जिसमें सारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इसको एक्सप्लेन करने का। क्या एक्सप्लेन करने का, इसके एनर्जी डेंसिटी और इसके बीच का फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, कि जो ब्लैक बॉडी है, मतलब बाद में पढ़ेंगे इसको बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। ब्लैक बॉडी मतलब कि उस तरह का बॉडी ना जो कि पूरी तरह से सारा रेडिएशन को या तो इमिट कर ले या तो एब्जॉर्ब कर ले, मतलब जितना प्रकार के रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है। तो ये था ब्लैक बॉडी। तो इसके पीछे सारे साइंटिस्ट क्या थे कि इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस टाइम। इसमें से इंपॉर्टेंट नाम था एक वीन्स, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या कर पाए, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा नाम था साइंटिस्ट का रेलेजेंस। थोड़ा सा स्पेलिंग मेरा प्रॉब्लम है तो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। रेलेजेंस क्या किए, ये भी इंट्रोड्यूस करने का कोशिश, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात था कि इन्होंने 1900 बार प्रयास कर दिया, 1900 बार प्रयास कर दिया। इतना बार प्रयास करने के बाद भी क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कितना बार प्रयास किया लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब जाकर के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्स प्लैंक, जो है 1900 में क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनर था उस टाइम का कि सारे मिलकर के इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक बंदा है, एक इंट्रोड्यूस किए।
और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिए। तो वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये लोग फेल इसलिए होते कि ये लोग क्लासिकल अप्रोच यूज कर रहे थे। क्या क्लासिकल इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, और क्लासिकल तो है नहीं। जो नेचर में कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन हो रहा है, उसी कुछ इसी प्रकार का था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब हो तो रहा है लेकिन उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे कैसे कैसे हो कैसे रहा है। तो वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक ने 1900 में एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताया है, यहाँ पे इन्होंने जम्पसन माना, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वो पंच लाइन ये था कि जो एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है? एनर्जी डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी होता है, दैट इज डिस्क्रीट एनर्जी। यहाँ पे पंच लाइन है, दैट इज एनर्जी लिख लेंगे यहाँ पे, एनर्जी इज डिस्क्रीट नॉट कॉन्टिन्यूस। क्या होता है कि एनर्जी क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होता है। मतलब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा क्या होता है? क्वांटा के फॉर्म में होता है, मतलब डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। तो ये सब क्या था? एक प्रॉब्लम था जिसको क्या किया? वीवीआर, जिसको प्लैंक ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉब्लम और था। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एक प्रॉब्लम था और भी प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम था जो कि हम लोग मतलब उसे 12th में पढ़े हैं और पहले भी पढ़े होंगे। तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया क्या? ये क्लासिकली हम लोग क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्लासिकली। तो ये कुछ प्रॉब्लम था जिसको हम लोग क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो देखो अब तो मेजर प्रॉब्लम तो हो गया, तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिए सिर्फ एक बंदा, नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में क्या किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया सिर्फ इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें दो तरह का होता है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि क्या करता है कि डील करता है जो भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की लाइट के कंपेरेबल मूव करता है। एक था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता है, दैट इज मास टेल स्पेस हाउ टू बेंड एंड स्पेस टेल मास हाउ टू मूव। तो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में है, उसको बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग क्वांटम पढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम था जो कि स्पीड से रिलेटेड था, उसके लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि सिर्फ इस प्रॉब्लम को डील करता है। और ये सब प्रॉब्लम को ये जो प्रॉब्लम था जो कि किसमें था? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में था, उसको डील करने के लिए मेरे पास जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ये इस टाइप का प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या आया? क्वांटम मैकेनिक्स आया। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम था, इसके कारण अब जो फिजिक्स में ब्रांच है वो कुल 5 ब्रांच है। अब 5 ब्रांच है। पहला तो क्लासिकल ही हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ईएम वेव बोल सकते हैं, चौथा हो गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और पांचवा जो था क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब टोटल 5 ब्रांच है फिजिक्स का। अब इसको हम लोग इसमें से हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। इसमें पहला वीडियो आएगा जिसमें वीडियो बनाएंगे, इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कैसे प्लैंक ने इसको फिर सही से मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्या जंक्शन था, क्या था, पूरा डिटेल में ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।